कोई चीज़ जैसे तैयार करना चाहें तो यहाँ से कुछ मटेरियल्स मिलते हैं या फिर हमको खुद से उसको तैयार करना पड़ेगा? कि यार पता चला इसको आईआईटी की तैयारी करने बैठा था, पता चला बच्चा 12वीं फेल हो रहा है। भाई हमारा परसेंटेज 75 से कम आ गया, तो क्या हम आईआईटी छोड़ देंगे, अगले साल पे फोकस करेंगे? नहीं। सीट कंफर्मेशन के लिए जाओगे तो वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे, तो वहां पे आपको पकड़ लेंगे भाई कि आपका तो 12वीं पास नहीं है। इसके अंदर आपको बहुत सारे एजेंट मिलेंगे, बोलेंगे आप बिना, आप तो सिर्फ पैसा ले लेंगे, बोल देंगे पास हम करवा देंगे, नहीं करवाते भाई। फुटबॉल के ग्राउंड का डायग्राम बनाइए और उसके डायमेंशंस लिख दीजिए, ये बास्केटबॉल कोर्ट का ये लिख दीजिए भाई। पर एक्चुअल पेपर में ये सब नहीं आता था भाई। हमारे स्कूल वालों ने ये सब धांधली कर रखी थी भाई कि बच्चे ने आईआईटी में 95 96 परसेंटाइल ले आया, हमारा बच्चा टॉप 4 परसेंटाइल में आ गया, 98 परसेंटाइल ले आया, पर हमारा बच्चा बोर्ड में अटक गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज जो अपना ये टॉपिक है रिगार्डिंग 12th के जो अपने मार्क्स होते हैं और उनका आईआईटी पे क्या इम्पैक्ट आता है। इस साल भी रिजल्ट आया और कई बच्चे ऐसे थे जिनका आईआईटी जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल था, है ना, 98 99 परसेंटाइल आया, पर कहीं ना कहीं उन्होंने बोर्ड के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से उनका 75% का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर नहीं हुआ। चलिए, तो पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये क्राइटेरिया है क्या, और अगर आप 12th या ड्रॉप ईयर में हैं तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो 12th के हैं आप लोग ज़्यादातर, तो पहला जो आपको काम करना है 12th बोर्ड को लेकर, मैं आपको यही बोलूँगा कि कोशिश करिएगा, है ना। सबसे पहला क्राइटेरिया आपका जो फुलफिल होना चाहिए 12th बोर्ड को लेकर कि आपके 75% मार्क्स जो हैं भाई वो कम से कम आने चाहिए। अब 75% लाने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 75 के लिए ही ट्राई करो, कम से कम 80-85% तक आप लोग ट्राई करें और ये इजीली आ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, है ना, कोशिश कीजिएगा इसमें ज़्यादा स्कोर आए आपका, क्योंकि जो बाकी के दो जो चैप्टर्स दो सब्जेक्ट्स आपके होते हैं उनमें नहीं भी करोगे और कम भी कर लोगे तो चलेगा, पर ये तीनों में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं ये जेईई मेंस और एडवांस में भी आपके काम आने वाले। इसके लिए आप रेगुलर एनसीईआरटी के ऊपर फोकस कीजिए, और मैथ्स में तो भाई 2 बुक्स हैं, तो ये दोनों बुक आपकी साथ के साथ सॉल्व कीजिए। आप लास्ट मंथ के ऊपर जाके फोकस मत कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे अभी आप मान लीजिए आपका कंटिन्यूटी चैप्टर चल रहा है ना, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसका एनसीईआरटी साथ के साथ लगाइए। आईटीएफ हो चुका है तो उसी के साथ आप आईटीएफ एनसीईआरटी जो है वो सॉल्व कर लीजिए। लास्ट में आपको सिर्फ पीवाईक्यू करने रहेंगे। तो पहला एम जो अपना होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम कैसे भी करके 75% क्राइटेरिया पास कर लें। इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो 75% होता है और कई जगह पे ये होता है कि टॉप 20 आप परसेंटाइल में आ रहे हैं। जैसे बिहार बोर्ड हो गया, तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ी परसेंटेज कम भी चल सकती है, पर फिर से मैं आपको यही बोलूंगा क्योंकि आप एक जेईई एस्पिरेंट है तो आपका एम बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका एम 75% नहीं होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए 85-90%, और ये इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड लेवल के सवाल तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहली चीज हो जाती है। पर दिक्कत पता है कहाँ आती, कि चलो बाई चांस बच्चे ने पेपर भी दे लिया और वो पैटर्न को इतना अच्छे से जज नहीं कर पाया। जैसे मैथ्स है, आपको कुछ स्टेप मार्किंग करनी होगी और डायरेक्ट आप आंसर लिखने से बचे, पर आपने कैसे भी करके मान लीजिए आप 75% क्राइटेरिया में नहीं आए। अब मैं आपको 1-2 केसेस बताता हूँ, ठीक है ना। इस साल कुछ ऐसे बच्चे जो 12th में थे हमारे पास और जिनकी 98 परसेंटाइल से ऊपर बैठी हुई है, ठीक है ना। अब नाम तो क्या लें, पर अगर उनकी मैं बात करूं भाई 98 परसेंटाइल आ गई, पर उन्होंने फिर वही बोर्ड में जब आपको बोला गया कि आप स्टेप मार्किंग के ऊपर फोकस कीजिए और आप डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है, आपको उतने मार्क्स नहीं मिलते। जैसे 4 नंबर गए तो वो 1 या 2 नंबर में आपको एग्जामिनर कॉपी चेक कर लेगा, 1 नंबर 2 नंबर, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो फिर उसमें आपके 75% क्राइटेरिया जो होता है वो आप नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर उस केसेस में अपन क्या करते हैं, ठीक है ना। तो भाई पहली चीज तो आपको ये बोला गया है कि आप अच्छे से अपना जो पेपर है उसको सॉल्व करिए। जैसे 10th में आप लोगों ने तैयारी करी थी पेपर देने की, तो वो 12th में भी आपको जारी करनी पड़ेगी। आप मेंस तो बाद में जा पाएंगे, कोई एनआईटी में तो तभी जा पाएंगे ना जब ये फुलफिल होगा, और नहीं तो एक तो तैयारी आईआईटी की कर रहे हो और पता चला कि तुम बोर्ड में ही निपट गए हो, तो फिर आईआईटी देने का भी कोई फायदा नहीं है।
निपट गए हो तो उसका भी सॉल्यूशन बता देंगे, पर पहला तो वो सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए आपका, ठीक है ना। अब हुआ क्या उस बच्चे के साथ, उसका जो परसेंटेज है वो भी कितना आया, 74.8 आया भाई। इसका मतलब समझ रहे हो आप, 74.8 मतलब एक नंबर भाई। अब आप बच्चे का टेंशन समझो आप भाई, कितना खतरनाक टेंशन वाला काम हो गया। 74.8, अब वो किसकी तैयारी करे, एडवांस की तैयारी करे या बोर्ड की दोबारा तैयारी करे। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए आपको हर बार बोला जाता है, हर 12th के बच्चे को यही बोला जाता है कि भाई बोर्ड के लिए मैं नहीं बोल रहा कि बोर्ड पे पूरी फोकस करो, पर कम से कम इतना काम कर सकते हो आप, जो चैप्टर आपका चल रहा है आप उसका 1 या 1.5 घंटा निकालो, है ना, और उसका एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करो। अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कि भाई हमारा परसेंटेज 75 से कम आ गया, तो क्या हम आईआईटी छोड़ देंगे, अगले साल पे फोकस करेंगे? नहीं। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अपन अगर अपना परसेंटेज 70 से 75% के बीच में रहता है, ये वैसे बहुत बड़ा नंबर बोल दिया है, 1% मतलब 5 नंबर के आसपास हो गया आपका, तो यानी 25 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। अगर 20 से 25 नंबर आपके 75% में कम हो रहे हैं, तो पहला जो अपना काम होता है वो अपना होता है रीचेकिंग। रीचेकिंग, हम कॉपी को रीचेक करवा देंगे भाई, है ना। और इस साल तो रीचेकिंग की जो फीस है वो भी डिक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जबरदस्ती रीचेकिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे, मानो किसी की 74 आ गई, जैसे मैंने बोला था 74.8, तो इसमें हमें जिसमें लग रहा है ना, उसमें रीचेकिंग करवाएंगे। तो फिर उसमें क्या होगा कि जैसे आप मान लीजिए आप मुझसे कनेक्टेड है, तो आप अपनी कॉपी का प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है ना। उसका कुछ अमाउंट लगेगा आपका, और उसका प्रिंट अपने पहले टीचर से चेक करवाइए, क्या मेरे सही में मार्क्स बढ़ सकते हैं। एक तो पता चला रीचेकिंग करवाया और मार्क्स बढ़ने की जगह, तो फिर ये आप हमेशा अपने टीचर से बात करके ही ये सब कदम उठाइएगा। फिर अगर आपके टीचर ने बोला नहीं, तेरे कम से कम 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं, आप रीचेकिंग की तरफ जाइए। फिर कितने सब्जेक्ट में करनी है आपको, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने सब्जेक्ट की रीचेकिंग डालोगे पैसा उतना लगने वाला है आपका, ठीक है ना। तो पहला जो स्टेप होगा वो रीचेकिंग होगा, पर इस सारे स्टेप में आपका टीचर आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। आप उसको हर कदम पे बताइए, ठीक है ना, वो तुरंत देख के बता देगा। आप मेरे पास आइए, आप कॉपी लेके आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको कि भाई आप इस जगह पे मार्क्स और इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं हो कि कॉपी देख के मैं बोलूँ यार तुझे तो पहले ही ज्यादा दे रखे हैं, है ना, और बढ़ने की जगह कम हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको वहीं रोक दूंगा और फिर अपन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर दूसरा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका उसकी तरफ जाएंगे। तो पहला स्टेप तो यही होगा, रीचेकिंग, है ना। रीचेकिंग में भी बाई चांस लग रहा है अपने को कि भाई नहीं बैठ पाएगा, है ना, मान लो किसी की 71% आ गई, और अब रीचेकिंग में भाई मुझे लग रहा है कि 10 नंबर ही बढ़ेगा, है ना, तो भाई रीचेकिंग करा के भी कोई फायदा नहीं। सारे सब्जेक्ट में देख लिया, सब सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स दे रखे थे, पर अपने मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे इतने। तो फिर सेकेंड स्टेप आपका होगा कि आप यहाँ पे, है ना, पहला स्टेप तो होगा रीचेकिंग, और सेकेंड स्टेप 71 या फिर इससे कम परसेंटेज आ रही है, तो आप उस समय पे इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे अपना, इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, ठीक है ना। अब ये इंप्रूवमेंट एग्जाम क्यों दिया जाएगा, ताकि हम कैसे भी करके 75% का क्राइटेरिया फुलफिल कर ले, या फिर अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाए, है ना। तो टॉप 20 में आ जाएंगे तो इंप्रूवमेंट एग्जाम हो गया। अच्छा, ये इंप्रूवमेंट एग्जाम देते वक्त आप अपने स्कूल जो होगा, जो आपने 12वीं जिससे दिया है ना, जिनके थ्रू फॉर्म भरा था, भाई उनको बिल्कुल इन्वॉल्व रखना। आपको भरना ऑनलाइन पोर्टल पे पड़ेगा, पर उनको इन्वॉल्व पहले इन्फॉर्म कर देना भाई, और इनको इन्फॉर्म करते हुए ये सब काम आप लोग करेंगे। तो आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दिया और उसकी तैयारी भाई बहुत सही से करना। आप फिर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम आपने दे दिया। कई बार क्या होता है कि भाई जैसे मान लो हमारी परसेंटेज आ गई, पर दिक्कत क्या हुई कि एक किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई। अब लफड़ा हो गया भाई, कंपार्टमेंट आ गई, और अब दिक्कत क्या हुई कि भाई जब तक कंपार्टमेंट नहीं हटेगी हम कैसे इस कॉलेज पे जा पाएंगे। तो अब उसमें भी आप क्या करेंगे, है ना, आप उस सब्जेक्ट का, और ये मेनली किस में होता है वो भी बता देता हूं मैं आपको। आपको लगता होगा कि यार क्या आईआईटी की मैं तैयारी कर रहा हूं, कंपार्टमेंट तो कैसे आ सकती है। भाई देखा गया, आप यूं मान के चलिए कम से कम हर साल इतने बच्चे होते हैं भाई
जिनके एक किसी सब्जेक्ट में लटक जाते हैं। भाई जैसे फिजिक्स मान लो, आप फिजिक्स पेपर देने गए, अब दिक्कत यह है कि वहां पे समझ ही नहीं आ रहा है, सारे डेरिवेशन से, डेरिवेशन सॉल्व ही नहीं करने आ रहे। मैथ्स में पेपर देके डायरेक्ट आंसर लिख दिए सबके, वो मार्क्स नहीं देगा आपको और आगे कंपार्टमेंट। तो फिर उस केस में इसके लिए आप क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जून में ये काम होता है, जून में वापस से इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, और जुलाई में 7, इस साल तो मुझे जहां तक याद है 7 जुलाई को इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा और 15 जुलाई को वापस से पेपर है। तो ये कंपार्टमेंट के लिए आप अपने वापस से स्कूल को इन्वॉल्व करते हुए ये फिर से पेपर देंगे आप। पर ये बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो है। मैं आपको फिर बोलूंगा जो 12 के बच्चे हैं, भाई आप 12वीं बोर्ड को हल्के में मत लेना। बहुत बार ऐसा देखा गया, क्योंकि देखिए 12वीं बोर्ड में निपटे और मेंस में 100% भी लेकर आ गए, कुछ नहीं होगा भाई। वहां कॉलेज में जाओगे तो जैसे कॉलेज में एडमिशन आप जो अपनी सीट कंफर्मेशन के लिए जाओगे तो वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे, तो वहां पे आपको पकड़ लेंगे भाई कि आपका तो 12वीं पास नहीं है, तो वो पहले बोलेंगे पहले 12वीं पास करके आओ। तो अगले साल आपको 12वीं भी पास करना पड़ेगा और मेंस वापस से देना पड़ जाएगा। तो पहला फोकस हमेशा, अब देखिए आपको लगेगा कि आदमी क्या ही बोल रहा है, हम तो मेंस की तैयारी करने आए, ये बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम एडवांस की तैयारी करेंगे। भाई ये भी जरूरी है, वन ऑफ द प्रोसेस है। तो आप 12th बोर्ड को बहुत सीरियसली लीजिएगा। जो मैं हर बार बोलता हूं आपको, एनसीईआरटी में अगर मैथ्स की बात करें अपने 3 या 4 चैप्टर हो चुके। रिलेशन फंक्शन मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा और आईटीएफ भी आप लोगों ने कर लिया होगा। अब अगला चैप्टर कंटिन्यूटी, देखिए लिमिट नहीं है पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, वो कल से आपका चालू, मंडे से चालू हो जाएगा। तो ये बोर्ड के लिए एनसीईआरटी आपको साथ के साथ सॉल्व करनी चाहिए, है ना। और ये बहुत ही अच्छा, एक चीज और है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो अगर आप अपनी टीचर से भी बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे, भाई मेंस में लास्ट में आप अगर एनसीईआरटी के अच्छे से पढ़ के जाते हैं, कुछ तो ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो वो पढ़ने का वहां पे भी आपको फायदा मिल जाता है। मैं आपको नहीं बोलता कि आप अपने इंग्लिश को बहुत ज्यादा तवज्जो दें और 100% लेके आए भाई, पर कम से कम 80-85% का क्राइटेरिया अपना अपना टारगेट रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप कंपार्टमेंट पे चल जाते हैं बाई चांस, तो फिर आप इसका पेपर दे सकते हैं, ठीक है ना। और फिर ये पेपर अप्रोक्सीमेट जून या जुलाई तक चलेगा। पर देखो इन सारे प्रोसेस में बहुत लफड़ा है, क्यों, फिर कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा और उस बीच में आपकी काउंसलिंग भी चल रही होगी, फिर आप अपना ध्यान भटकाएंगे फिर इधर, और अगस्त से आपके कॉलेज चालू होंगे। ये बहुत ही मतलब एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद एक और जो आपके पास ऑप्शन होता है, जो सबसे लास्ट और वर्स्ट ऑप्शन होता है भाई, वो होता है ओपन बोर्ड, NIOS आपने नाम सुना हो तो, ये ओपन बोर्ड का आपके पास एक ऑप्शन रहता है। ये सबसे लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, है ना। ये सिर्फ उनके लिए होता है भाई कि भाई हाँ ठीक है, हम कैसे भी करके ओपन बोर्ड से हम अपना 12वीं पास कर लेते हैं, ठीक है ना। पर इसमें बहुत धांधली होती है भाई। इसके अंदर आपको बहुत सारे एजेंट मिलेंगे, बोलेंगे आप तो सिर्फ ले लो, पैसा ले लेंगे, बोल देंगे पास हम करवा देंगे, नहीं करवाते भाई, है ना। एट द एंड में फिर बोलता हूं आपसे, आप IIT एस्पिरेंट है, आप किसी भी धांधली में पड़िए मत भाई। 75-80% लाना कोई भारी काम नहीं है। आप सिर्फ अपने 2 साल की मेहनत के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखिए, और जितना आपको आता है अच्छे से, बस लिखने का एक तरीका होता है, वो आप लास्ट में सीख लीजिए। बस आप जैसे मैथ्स में सवाल करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करिए वहां पे, और पिछले 5-7 साल के PYQ आप बिल्कुल सारे पेपर्स लगा के जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कितना आसान होता है 12th बोर्ड में मार्क्स लाना। मेंस जितना इतना मुश्किल तो नहीं होता है। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास। और ये ओपन बोर्ड जो होता है, ये इसमें आप एडमिशन लेते हैं, और जब भी उसकी डेट्स आती है और आप उसमें अपीयर होते हैं, और उसके हिसाब से आप पास होकर और फिर आगे का प्रोसेस सारा होता है। पर इसमें आपको कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए भाई, है ना। किसी के भी चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो वो तुम्हारा पैसा लेके फरार हो जाएगा भाई। और ये हर साल हो रहा है, हर साल होता है। बच्चा भावनाओं में बह जाता है, बोलता है यार मैं पहले ही निपट रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, तो मैं इसकी तरफ से। पर ये लास्ट ऑप्शन, फिर से मैं वही बोलूंगा, आपका पहला ऑप्शन यही होना चाहिए कि आप भाई कैसे भी करके 75 का टारगेट ही मत रखो, टारगेट रखो 80-85, और ये आसानी से आएगा। और 5 सब्जेक्ट में कैलकुलेट कर लो, 400 नंबर आपको लाने कम से कम। ज्यादा लाओ तो बहुत बढ़िया भाई, 500 ही लाओ ना, लाने में तो 500 लाओ, पर अगर कम से कम भी बात करो तो आपको 400 नंबर 500 में से बिल्कुल आसानी से स्कोर करने। अब उसमें आप फिक्स कर लो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में कितने कितने होने चाहिए, है ना। तो अगर आप मैथ्स 2 साल अच्छे से पढ़ रहे हो
मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ 2 बुक भी लगा रहे हो ना मैथ्स की, आपके 100 में से 95 नंबर कहीं नहीं जा रहे। जिस लेवल की आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी तो आप बिल्कुल आसानी से, बस वो लिखने का एक तरीका होगा वो आप सीख लेंगे, है ना। और अगला फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप कम से कम टारगेट करके जाएं, बिल्कुल 90-95 मार्क्स इतना टारगेट कर सकते हैं। बाकी 2 सब्जेक्ट है, अब दिक्कत क्या होती है उस वक्त पे हमारे मेंस भी चल रहे होते हैं और बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे होते हैं और प्रैक्टिकल्स वगैरह ये सब भी चल रहा होता है। तो उसमें भी मैं यही बोलूंगा आपसे कि भाई जितना जरूरी है उतना तो कम से कम पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश ऑब्वियस सी बात है, आप बिना थ्योरी पढ़े कैसे सवाल करके आ जाओगे, है ना। वहाँ पे जो लिखे होंगे सवाल वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। और एक और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने लिया होगा, तो अब तो आप लोगों ने ले लिया होगा, कौन सा ऑप्शनल है आपका? कौन सा है? कईयों का हिंदी है, कईयों का कंप्यूटर होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा। अब फिजिकल एजुकेशन का स्टोरी बताता हूँ मैं भाई। जब हमारे टाइम पे फिजिकल एजुकेशन लिया था भाई, पता ही नहीं था आता क्या है, लास्ट तक नहीं पता था। हमें लगा कि स्कूल में जैसे फिजिकल का पेपर आता है वैसा आता है, और स्कूल में फिजिकल का पेपर क्या ही आता था, वो बोलता था ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फुटबॉल कोर्ट, फुटबॉल के ग्राउंड का डायग्राम बनाइए और उसके डायमेंशंस लिख दीजिए, ये बास्केटबॉल कोर्ट का ये लिख दीजिए भाई। पर एक्चुअल पेपर में ये सब नहीं आता था भाई, हमारे स्कूल वालों ने ये सब धांधली कर रखी थी भाई। अब पता ही नहीं था, प्री बोर्ड में ऐसे ही पेपर आ गया जैसे हमने जब PYQ देखे उसके, क्योंकि देखिए हम भी जेई के एस्पिरेंट थे तो हम इतना फोकस कर भाई, हमें कैसे भी करके 70-75 लानी थी। अब हुआ क्या, वहां पे जब पता चला तो वो तो सवाल ही अलग आते हैं। तो जब हमने तैयारी शुरू करी 15-20 दिन पहले, तो भाई मैंने तो देखा व्हाट आर विटामिन्स, है ना, व्हाट आर मिनरल्स, भाई ऐसे ऐसे सवाल आ गए। तो अब दिक्कत क्या है, अब 20 दिन में क्या क्या पढ़े पता ही नहीं है, तो फिर लास्ट में पैनिक हो जाता है भाई। तो आप अपने तैयारी जो है वो कम से कम 2 महीने पहले चालू कर लेना भाई, क्योंकि 2 मैं फिर बता देता हूं आपको, टोटल बुक्स की अगर बात करें, फिजिक्स की 2 बुक है, केमिस्ट्री की 2 है और मैथ्स की भी 2 है ना, तो 6 बुक है, तो ये हो गई, और इंग्लिश, और उसके बाद है ना, तो फिजिकल एजुकेशन जो भी आपका हिंदी विंदी है वो सब, तो कुल मिला के लास्ट में ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल करके आएंगे और वहां पे जाके सब उतार देंगे, समझ हम। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, प्लानिंग के साथ काम करोगे तो सारी चीजें सही से होगी। नहीं तो क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको। फिर क्या होगा, फिर आप इतना घबरा जाएंगे कि सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना पड़ेगा आपको, और आप जेईई मेंस की तैयारी ही छोड़ देंगे। जो हर साल बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसा काम करते हैं, क्या करते हैं, वो लास्ट तक, जैसे अक्टूबर नवंबर तक तो क्लासेस चल रही है आपकी, फिर उसके बाद रिवीजन क्लासेस चलती है, पर वो जब अपने दिसंबर के बाद अपने फॉर्म में आते हैं कि देखते हैं बोर्ड भी देना है हमें, तो जनवरी के बाद जैसे ही वो तैयारी शुरू करते हैं वो भाई सब भूल जाते हैं। दिक्कत क्या है, आज तक तो हमने कोई बुक उठा के देखी ही नहीं थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, और एकदम से लास्ट के 2 महीने में अब क्या क्या याद करें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उनका पहला फोकस यही होता है कि हम कैसे भी करके बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लेके आए। अब उसके लिए फिर आपको मेंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप पूरे टाइम एनसीईआरटी करते रहोगे, या फिर कहीं पे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लोगे, या फिर आप पूरा बोर्ड ओरिएंटेड हो जाओगे उस साल, पर उससे आपका 1 साल पूरा खराब हो रहा है ना भाई। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पूरा प्रॉपर प्लानिंग करिए इसकी। प्लानिंग क्या करनी है, आपको कुछ नहीं करना है भाई। जैसे जो सब्जेक्ट जो जैसे मैथ्स में जो चैप्टर हो गया उसकी आप एनसीईआरटी सॉल्व कर दें, बस ये प्लानिंग है। और अभी करोगे तो टाइम कम लगता है, बाद में करोगे, एक साथ करने बैठोगे तो मैथ्स में कम से कम हर एक्सरसाइज में 10 से 12 सवाल है, और एक चैप्टर की कम से कम 10 से 12 एक्सरसाइज मान लो आप, इंटीग्रेशन, ये बड़े चैप्टर्स के हो, छोटे में भी 5-6 एक्सरसाइज है। अब तो कम हो गई है, पर फिर भी कम से कम आपको वो उसमें 2 महीने उसी में निकल जाएंगे आपके, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अभी जैसे मान लो ITF हो गया, तो आप एक दिन बैठ के ITF सॉल्व करें, उससे आपके बेसिक भी क्लियर हो रहे हैं और आपको पता भी चल जा रहा है भाई हम कहाँ, कम से कम इतना तो क्लियर होना चाहिए ना भाई। तो ये प्रॉपर प्लानिंग आप फॉलो करेंगे तो आपका बोर्ड भी अच्छा होगा, आपका मेंस और आपका एडवांस तीनों की प्लानिंग प्रॉपर होगी। नहीं तो होगा क्या, एट द एंड जो हर साल बच्चा अभी तो हवाबाजी करता है, लास्ट में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जाकर उसको भाई सब हक्का बक्का हो गया, और लास्ट में सिर्फ बोर्ड के ऊपर फोकस कर बोर्ड में कैसे भी करके पास होने की कोशिश करता है, और फिर मेंस तो गया कहीं और। क्योंकि देखिए मेंस का पहला अटेम्प्ट तो जनवरी में आप दे दिए, पर जब दूसरा अटेम्प्ट देने की बारी आई तब बोर्ड भी बीच में चल रहे हैं आपके, तो आपको टाइम कहाँ मिल पा रहा है, आप सिर्फ बोर्ड के ऊपर फोकस करें तो। नहीं तो अभी वो बुक सारी सॉल्व करके रखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे एग्जाम है उससे 2-3 दिन पहले आप उठ के सारी बुक सॉल्व हुई आपकी, आपके शॉर्ट नोट्स बने, आप वहां पे जाके सॉल्व कर जा रहे हैं और अपना सारा फोकस मेंस के ऊपर भी रख रखा है। नहीं तो होगा कुछ नहीं, तुम सिर्फ
एट द एंड जो मेंस की और एडवांस की तैयारी करने आए थे, तुम सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड बन के रह जाओगे और तुम 80, 85, 90% ले आओगे और पर वापस वही बात होगी, अपन जो तैयारी करनी थी वापस से ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। और मैं तो नहीं चाहता वापस से तुम लोग ड्रॉप लो, है ना भाई। 2 साल देख ली शक्ल, बार बार क्या देखनी, नए बच्चे आने चाहिए, है ना। तो ये अपना फोकस रहना है, समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। तो ये अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे आप लोग तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और ना आपको कभी टेंशन होगी, ना आपके घर वालों को टेंशन होगी। नहीं तो आपके घर वाले भी टेंशन में रहेंगे कि यार पता चला इसको आईआईटी की तैयारी करने बैठा था, पता चला बच्चा 12वीं फेल हो रहा है। नहीं, आप खुद सोचिए ना कितना अच्छा लगेगा आपको कि भाई किसी को क्या बोलोगे कि बच्चे ने आईआईटी में 95, 96 परसेंटाइल लिया है, हमारा बच्चा टॉप 4 परसेंटाइल में आ गया, 98 परसेंटाइल ले आया, पर हमारा बच्चा बोर्ड में अटक गया, है ना। तो अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जो बेसिक नेसेसरी कंडीशन है वो तो आपको फुलफिल करनी है, ठीक है ना। तो और आपको, आप में से किसी को कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैंने कोशिश करी है सारे आपके ये जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, क्या क्या ऑप्शन हैं ये भी बता दिए, पर ये आप लोगों के लिए नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि भाई हम क्यों 74, 75, 71% पे अड़ेंगे, हम बात करेंगे 85, 90 पे, ठीक है ना। बात तो 100 की करो ना भाई, करने में तो 100 की कर सकते हो, पर वही बात है कि भाई तो जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे कि पीसीएम को छोड़ के जो बच्चे, मतलब कुछ लोग इंग्लिश लिए हैं और हिंदी भी लिए हैं, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे मतलब कि डाउट या फिर कोई चीज़ जैसे तैयार करना चाहें तो यहाँ से कुछ मटेरियल्स मिलते हैं या फिर हमको खुद से उसको तैयार करना अच्छा, पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके ऐप पे डलवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। पर फिर से मैं आपको एक ही बात बोलूँगा भाई, लास्ट में जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको यहाँ से जितनी हेल्प हो सकती है कि लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड हो जाएंगे और शॉर्ट नोट्स भी कोशिश करेंगे आपको मिल जाए। पर फिर से मैं आपको ये बोलूँगा कि कोशिश कीजिए आपकी खुद की जो एनसीईआरटी बुक है वो आप पूरी सॉल्व वो पढ़ लें। 11 ये जो इंग्लिश में होती है 2 बुक्स हैं तो वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, पर ये हमारे पास टीचर्स हैं जो हर साल लास्ट में, पर अभी तो उनकी क्लासेस लगवाने का कोई, पर लास्ट में आपके पास ये हम ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है ना। यही कोशिश करेंगे कि आपको इसकी हेल्प मिल जाए। हाँ, इंग्लिश की तो मिल जाएगी, पर जो ऑप्शनल जैसे हिंदी है तो भाई हिंदी में तो आप समझ सकते हैं आप। अब आप बोलें फिजिकल एजुकेशन में क्या करें, भाई फिजिकल एजुकेशन में कुछ मत करिए, अपने पीवाई के उठाइए 10 साल के और खत्म, मार्क्स आएगा बिल्कुल, है ना। कोशिश भाई एक ही करिएगा कि अपनी परसेंटेज फिक्स कर लीजिए, 400 नंबर का टारगेट रखिए और उसके हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, है ना। और मार्क्स भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये मेंस के पेपर नहीं है भाई, ये बोर्ड के पेपर है। तो इसमें वैसा वाला काम नहीं होगा कि बिना देखे हुए भयानक सवाल है। वो तो 1 साल फिजिक्स का पेपर आ गया था, बाकी आसान पेपर आते हैं, मतलब मेंस के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा। हाँ, पर इतने भी आसान नहीं आते कि ले भाई हम उठ के गए और सारे सॉल्व कर दिए, है ना। तो 270 तो आपके यही बैठ जाते हैं। बाकी 2 सब्जेक्ट में अगर आप 70 या 80 भी स्कोर करते हैं, 70 भी स्कोर करते हैं, आप बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे, 410 पे पहुंच जाते हैं, है ना। 80 भी स्कोर करते हैं और आपकी तो इंग्लिश वैसे भी मुझसे तो बहुत ही अच्छी है, तो आप तो 100 में से 100 वाले लोग होने चाहिए भाई, है ना। जिस हिसाब से आप लोगों का वो रहता है तो 100 में से 100 आप इंग्लिश में ला सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी ला सकते तो जितने 80-90 जो भी लाते हैं भाई, बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो तो भाई बढ़िया ही अच्छी इंग्लिश होगी आपकी, तो इज एम आर लगा देते होंगे आप लोग, है ना। तो बस ये मेरा एम यही था, क्योंकि बहुत सारे 12 के बच्चों के ये डाउट आते थे, ठीक है ना, कि सर बोर्ड में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो पास हो चुके हैं उनके ये डाउट आते हैं कि सर हम लटक गए हैं, 74 पे आ गई है, क्या करें हम। तो भाई मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि अगर आप यहाँ पे हैं तो आप ऐसा काम कीजिए, ये है तो ये, है ना। पहला फोकस बोर्ड होना चाहिए, दूसरा फोकस मेंस होना चाहिए, और फिर तीसरा फोकस आपका एडवांस होना चाहिए। अगर आप एडवांस को लेकर जा रहे हैं और जेईई मेंस में मान लीजिए 80 परसेंटाइल आ गई है, तो जिस पेपर की आप तैयारी करने जा रहे हैं आप उसको देने के लिए ही एलिजिबल नहीं है। तो आप तो ये वो वाली बात हो जाती है कि भाई हम चले गए स्टेशन ट्रेन में बैठने के लिए और हमारे टिकट ही कंफर्म नहीं हुए हैं, तो टीटी लात मार के भगा देगा। तो वहाँ पे एडवांस की तैयारी के लिए जो आप लोगों ने 2 साल लगाए हैं, तो उसके लिए एलिजिबल तभी होगे जब आप अपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करोगे, प्लस जेईई मेंस में आप टॉप जो भी क्राइटेरिया उनका, ठीक है ना, इतनी 98, 99, 100 इतने लेके आइए। इससे कम पे तो क्या ही बात करेंगे अपन, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू भाई।